बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? ये वही कंटिन्यूएशन है जो हम एक दो दिन से लेक्चर्स दोबारा से स्टार्ट किए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ बेसिकली अ कंटिन्यूएशन ऑफ साइटोप्लाज्म विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द साइटोप्लाज्म। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी हमने। अच्छा बच्चों, अब हमारा जो मेन फोकस है वो है सेल ऑर्गेनल्स पर, या जिनको हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स भी कहते हैं। आपको याद होगा हमने इसमें डिस्कस किया था, अगर आप भूले नहीं हैं, वो था मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। अच्छा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स में हम सबसे पहले जो बात करते हैं, सबसे पहले किसकी बात करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल, जिसको हम नाम देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये हमारा पहला मेंबर है, फर्स्ट मेंबर है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। बच्चों, अगर हम सेल बनाएं, लाइक हम इसको फॉर्म करें, ये सेल के अंदर ये न्यूक्लियस, तो अगर इसमें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बनाएं तो ये एक ऐसा ट्यूब्स का चैनल है, ये आपको इस तरह से नजर आएगा, ऐसे। ठीक है बच्चों, या तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा या फिर ये अटैच होगा विद द सेल मेम्ब्रेन, और ये एक ऐसा जबरदस्त किस्म का एक ग्रुप बना के रखता है, लाइक दिस। ठीक है बच्चों, तो ये आपने याद रखना है कि अच्छा, ये जो वर्ड है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, अगर इसको हम ब्रेक करें तो एंडो का मतलब है इनसाइड, प्लाज्मिक stands for protoplasm or the part where it lies, is cytoplasm, and reticulum is a network. What is reticulum? A network. So what is endoplasmic reticulum? A tubular network that lies inside the साइटोप्लाज्म। तो नेचर ने इसे साइटोप्लाज्म के अंदर रखा है, ये आपने याद रखना है कि नेचर ने इसे कहाँ रखा है बच्चों? नेचर ने इसे रखा है साइटोप्लाज्म के अंदर। अच्छा, ये दो जगह से कनेक्टेड होता है, या तो ये सेल मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड होगा या फिर ये कनेक्टेड होगा विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम है, नेचर ने इसको जो बनाया है वो इस अंदाज में बनाया है कि एक तो ये सेल को पूरा फ्रेमवर्क दे सकता है, जितने सेल के ऑर्गेनल्स हैं उसे स्ट्रेंथ दे सकता है, उसको पोजीशन में रख सकता है। इसके साथ साथ बेटा ये ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। कोई मॉलिक्यूल आईसीएफ से यानी इंट्रासेलुलर से ईसीएफ में जाना है, ये पाथवे दे सकता है, ये चैनल के तौर पे काम कर सकता है। अगर किसी सब्सटेंस ने न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में आना हो तो भी ये चैनल के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है बच्चों। अच्छा, दो तरह के नेचर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम रखें। अच्छा, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं अलॉन्ग विद द प्लांट एंड एनिमल सेल, तो याद रखिएगा एंडोप्लाज्मिक प्रेजेंट इन बोथ सेल्स, इट इज प्रेजेंट इन बोथ सेल्स, दोनों सेल्स में मौजूद है। और याद रखिएगा दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम देखे जाते हैं। एक वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसके ऊपर ये मैं ब्लैक कलर के डॉट्स लगा रहा हूँ, बेसिकली दीज आर नॉट द डॉट्स, दीज आर द राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के साथ अटैच हैं। तो अब यहाँ पे हमें याद रखने वाला पॉइंट क्या है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब वो दो टाइप्स कौन सी हैं उसको हम इस तरह से अलग कर देते हैं। उसमें नंबर वन है, उसको हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या
ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक, ER स्टैंड्स फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर हम इसे नाम देते हैं स्मूथ। स्मूथ का मतलब है विच हैज नो राइबोसोम, जिसपे राइबोसोम्स हो ही नहीं, या इसे हम कहते हैं ए ग्रैन्युलर, ए का मतलब नो, ग्रैन्यूल कहते हैं बॉल लाइक स्ट्रक्चर को, तो ए ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो याद रखने वाला पॉइंट, रफ कंटेन राइबोसोम on its surface and smooth have no ribosome। ये पॉइंट हमें याद रखना है कि स्मूथ में एक ग्रैन्युलर में राइबोसोम नहीं होता, ग्रैन्युलर में राइबोसोम मौजूद होता है। अब सवाल ये है, क्या ये दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एक ही सेल में होते हैं? बिल्कुल हो सकते होते हैं। मोस्ट ऑफ द सेल कंटेन बोथ टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, लेकिन कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जो आपने मेमोराइज रखने, जो आपके एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नेचर ने स्मूथ या ए ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम रखा है, बच्चों याद रखना, वो हमेशा ऐसे सेल में होगा जहां पर लिपिड का कोई फॉर्मेशन हो रही है, जिन्हें हम कहते हैं लिपिड सिंथेसाइजिंग सेल्स। ठीक है, तो ये कहां पे मौजूद होगा? इट इज प्रेजेंट इन दिस वन, it is present in lipid synthesizing cells, यानी स्मूथ हर उस सेल में होगा जिसमें लिपिड की फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, और रफ हर उस सेल में प्रेजेंट होगा जहां पर प्रोटीन की फॉर्मेशन जरूरी हो। तो याद रखना है, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल्स, उसमें मौजूद होगा रफ, और जितने लिपिड सिंथेसाइजिंग सेल्स हैं उन तमाम में होगा स्मूथ, या जिसे हम कहते हैं ए ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है बच्चों, यहां तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब एक और पॉइंट, कौन से हैं ग्रैन्युलर, मतलब कौन से लिपिड सिंथेसाइज कर रहे हैं? एडिपोसाइट्स जो स्किन के बिलो मौजूद हैं, स्किन के नीचे मौजूद है, उन्हें कहते हैं एडिपोसाइट्स, एडिपोज टिश्यू, वहां पे हो सकता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज द किचन ऑफ द बॉडी, लिवर, लिवर में मौजूद हो सकता है। ठीक, अच्छा बच्चों, अब रफ प्रोटीन कहाँ बन रहा है? आपकी बुक लिखती है कि भाई प्रोटीन जो है वह आमतौर पे कहाँ मिलेगा, जैसे सिलाइवरी ग्लैंड्स, सर आंखों पर मान लिया, लेकिन हम कैसे याद रखेंगे? हर वो जगह जहाँ पर प्रोटीन बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चले जाएं ग्लैंड्स की तरफ, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स, मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स, दे आर प्रोटीन इन नेचर, तो ऑब्वियसली उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होगा, वहाँ पे मौजूद हो सकता है। हमारे मसल्स में हो सकता है, लिवर के अंदर प्रोटीन बनता है, एल्ब्यूमिन बनता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स बनते हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ क्लॉटिंग फैक्टर्स बनते हैं। ये है क्या? बेसिकली दे ऑल आर प्रोटीन्स। तो हमने याद रखना है, प्रोटीन जहाँ जहाँ बनेगा वहाँ पे होगा रफ, जहाँ जहाँ लिपिड की सिंथेसिस की ज़रूरत है वहाँ क्या मौजूद होगा? स्मूथ या ए ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। लेकिन इंटरेस्टिंग बात, वो कौन सी जगह है कॉमन जहाँ पे ये मौजूद है? तो मोस्ट ऑफ द सेल कंटेन बोथ ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। लेकिन एक पॉइंट मैं आपसे शेयर करूँगा, liver is the best example that contains both types of endoplasmic reticulum। ठीक है बच्चों, तो ये एक जर्नल फीचर्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, आइए उसे डिस्कस करते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम बात करते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अच्छा, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का, वो कौन सा है? नंबर 1 याद रखिएगा, दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स और केमिकल्स। हम जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, जो मेडिसिन हम खाते हैं,
ज़्यादातर मेडिसिन का जो मेटाबॉलिज्म है अगर फैट सॉल्युबल है तो वो लिपिड में होता है, सॉरी लिवर में होता है। तो लिवर कंटेन ह्यूज अमाउंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। टॉक्सिसिटी मीन अगर ओवरडोजेज की वजह से कोई पॉइजनस इफेक्ट हो जाए, हार्मफुल इफेक्ट हो जाए, उसे हम कहते हैं टॉक्सिसिटी। तो ये डिटॉक्सिफाई करता है, उस टॉक्सिक इफेक्ट को ख़त्म करता है। ठीक है, तो नंबर 1 इज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग। नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट इज लाइपोजेनेसिस। लाइपोजेनेसिस का मतलब है लिपिड सिंथेसिस। तो ये लिपिड की सिंथेसिस में भी काम करेगा। बच्चों याद रखना है आपने, लाइपोलाइसिस दैट इज ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड, ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड ना भूलिएगा। इसी तरह से प्रोटियोजेनेसिस दैट इज द फॉर्मेशन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की सिंथेसिस होना। ठीक है, इसके अलावा याद है शुरू में मैंने आपसे कहा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द सेल, इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू सेल। और इसके अलावा एक और फंक्शन बताया था शुरू में मैंने आपको, ट्रांसपोर्टेशन चैनल, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस और यू कैन कॉल इट एज मॉलिक्यूल्स। अच्छा, एक और बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन है जो आपने यकीनन मसल्स में पढ़ा होगा, याद करें। आपने एक टर्म पढ़ी थी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टर्म्स इन सेंस ऑफ मसल्स, दैट स्टोर्स कैल्शियम, दैट इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ व्हाट, दैट हेल्प्स इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। तो याद रखिएगा, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस, कैल्शियम आयंस की स्टोरेज करेगा, फ्रेमवर्क देगा, चैनल देगा, लिपिड की सिंथेसिस करवाएगा, लिपिड का ब्रेकडाउन करेगा, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन करेगा मुख्तलिफ मेडिसिन की। सो दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ व्हाट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल, याद रखिएगा बच्चों। और जहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर ये मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस या डिग्रेडेशन हो रही है, वहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना रोल प्ले करेगा। ठीक है बच्चों, मेरा ख्याल है यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई है। क्यों ना आज हम माइटोकॉन्ड्रिया भी डिस्कस करें, तो आइए माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। ओके बच्चों, तो अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो कम ऑन टू द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल, जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, इसे एक और नाम देते हैं, दैट इज कॉन्ड्रियोसोम। ठीक है, अगर हम एक सेल बनाएं, बल्कि हम डायरेक्टली ऐसा करते हैं, इसका स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। तो माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिएगा, हम इसको पहले पॉइंट आउट कर दें, इट इज प्रेजेंट इन बोथ सेल्स, दोनों सेल्स में मौजूद है, चाहे प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो, दोनों में मौजूद होगा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इट हैज डिफरेंट शेप्स। अच्छा, इसकी जो शेप है वो डिपेंड करती है द फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द सेल। सेल ने फंक्शन कौन सा परफॉर्म करना है, जहाँ ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करना है वहाँ थोड़ा सा ये थिक होगा, मेरी तरह थोड़ा हेल्दी होगा, ओव्यूलेटेड होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, तो ऐसा स्ट्रक्चर नज़र आएगा। ठीक है, रॉड शेप भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल शेप भी हो सकता है, ठीक है, ग्रैन्युलर शेप भी हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ शेप्स में मौजूद होता है। अच्छा, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह का बनता है बेटा? नेचर ने इसको आउटर मोस्ट बिल्कुल स्मूथ मेम्ब्रेन दी। तो एक इसमें मौजूद होती है आउटर मेम्ब्रेन, विच इज स्मूथ। ठीक है, उसके बाद जो इनर मेम्ब्रेन होती है
वो आप देखें, ये मैं इस तरह से फोल्डिंग्स बना रहा हूं। तो याद रखिएगा, इनर मेम्ब्रेन इट इज फोल्डेड, वो स्मूथ नहीं होगी, वो फोल्डेड होगी। तो ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई बेटा इनर मेम्ब्रेन, ये बीच में मौजूद है जिसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, जिसमें नेचर ने भरा पड़ा है हाइड्रोजन आयन। इसके साथ साथ इट इज मैट्रिक्स, जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक, अच्छा, इसके साथ साथ ये जो फोल्डिंग्स हैं, ये जो फोल्डिंग है जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, ये सारी की सारी फोल्डिंग्स, इनर फोल्डिंग्स, इन फोल्डिंग्स को नाम देते हैं बच्चों क्रिस्टी। क्या नाम देंगे इसे? क्रिस्टी। ओके बच्चों, अब आइए हम जरा बात करते हैं कि इसमें जो क्रिस्टीज बनी हैं या फर्दर नेचर ने रखा है वो क्या माइटोकॉन्ड्रिया की खास बातें रखी हैं। तो इसमें याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया contains enzymes and coenzymes in their matrix for मेटाबॉलिज्म। ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म के लिए नेचर ने इसके अंदर एंजाइम्स को एंजाइम्स रखे हैं। और मैंने आपसे भी कहा कौन सा मेटाबॉलिज्म, स्पेशली कौन सा, लिपिड मेटाबॉलिज्म या फिर क्रेब्स साइकिल। ये याद रखिएगा बच्चों, क्रैब साइकिल में भी हेल्प करता है, उसकी रिएक्शंस करवाता है, लिपिड पर ऑक्सीडेशंस करवाता है, लिपिड का ब्रेक डाउन करवाता है। ठीक है, और एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि द क्रिस्टी contains enzymes for electron transport chain, इसको कहते हैं ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और आप बिलीव करें, जितने ATP माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है कोई नहीं बना सकता सेल के अंदर। दैट इज व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज टर्म्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। सो माइटोकॉन्ड्रिया produces ATP, so termed as power house of the cell। तो इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। असल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का एक प्रोसेस है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि जो बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव या जिनको हम कहते हैं रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स जनरेट होते हैं, NADH बनते हैं, FADH बनते हैं, उसको यूज़ करेगा और उसके थ्रू ATP जनरेट करेगा। तो जितने ATP मैंने आपसे कहा माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है, कोई भी जनरेट नहीं कर सकता, सबसे ज़्यादा ये जनरेट करता है। तो यहाँ पे इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। एक और बात आपकी बुक मेंशन करती है, इट इज़ सेमी ऑटोनॉमस इन नेचर। Mitochondria is semi autonomous। so semi autonomous का मतलब होता है so it has its own DNA, इसका अपना DNA होता है। what is the difference between a cytoplasmic DNA and nuclear DNA which is present in chromosome? याद रखिएगा बच्चों, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ये क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आई थिंक मेरी बात आप समझ रहे हैं। और जो न्यूक्लियर डीएनए है जो कि क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, याद रखिएगा इट इज डबल स्ट्रैंडेड। क्या है बेटा? वो डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, एक और पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि नेचर ने क्या किया, असल में हमारी बॉडी में या
ओवरऑल यूकैरियोटिक सेल की बात करें अलॉन्ग विद द प्लांट सेल, तो याद रखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या किया, उनको अपने अपने डीएनए दे दिए कि बॉडी में सेल में कोई भी उतार चढ़ाव चल रहा हो वो रेप्लिकेशन करके बचा सके। अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी, हम कैसे काम करेंगे? इसलिए नेचर ने माइटोकॉन्ड्रिया को डीएनए दे दिया। प्लांट्स विदाउट क्लोरोप्लास्ट इज नथिंग, फोटोसिंथेसिस कहाँ से करेगा, उसको डीएनए दे दिया। तो नेचर ने बड़ा ज़बरदस्त मैकेनिज्म किया है, सबको अपने अपने जो इंपॉर्टेंट हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इनको अपने डीएनए दे दिए। एक और बात याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज मैटरनल इन ओरिजिन। माइटोकॉन्ड्रिया इज मैटरनल इन ओरिजिन। अच्छा, ये जो बात है ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। बुक लिखती है जी माइटोकॉन्ड्रिया इज मैटरनल ओरिजिन। बेटा जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं सारे के सारे मैटरनल ओरिजिन है। सॉरी, जितने सेल ऑर्गेनल्स हैं वो तमाम के तमाम क्या है, मैटरनल ओरिजिन। रीज़न क्या है? बेसिकली जो ओवम सेल है विच केम फ्रॉम मदर, उसके पास साइटोप्लाज्म होता है। जो फादर से स्पर्म मिलता है उसमें साइटोप्लाज्म नहीं होता। स्पर्म हैज़ नो साइटोप्लाज्म, वो सिर्फ जीन्स को ट्रांसफर करते हैं। दैट ओनली कंटेन न्यूक्लियर मटीरियल, क्रोमोसोम्स कंटेन करते हैं। तो जितना साइटोप्लाज्म है या साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं वो सारे के सारे मदर से मिलेंगे। मदर को मिले हैं ग्रैंड मदर से, उनको ग्रैंड ग्रैंड मदर से। तो ये एक पूरी सीक्वेंस है। तो अगर आपसे नट शेल में बात की जाए कि जी माइटोकॉन्ड्रिया का बेस्ट फंक्शन क्या है, आप क्या कहेंगे? एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी जनरेशन, एनर्जी प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा एनर्जी बनाता है। सो इट इज़ पावर हाउस ऑफ द सेल, इट इज़ सेमी ऑटोनॉमस इन नेचर, इट हैज़ its own DNA, self-replicating, having different shapes, depend on the physiological condition. और बाकी इसका स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो इट इज आल्सो नोन एज कॉन्ड्रियोसोम। आई थिंक यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इसको सुने, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और प्लीज़ अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं मुझे ज़रूर कमेंट में लिखें, मैं आपको इंशाल्लाह वो टॉपिक ज़रूर समझाऊंगा। Thank you so much. So it is all about today. Thank you.